हर घर स्वदेशी, हर घर स्वदेशी। आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान 2025 की इस कार्यशाला में आज उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ प्रदेश अध्यक्ष माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, वीरभूमि चित्तौड़गढ़ से लोकप्रिय सांसद, राजस्थान के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और इस कार्यक्रम के राष्ट्रीय स्तर पर सह संयोजक के रूप में जिनका भी मार्गदर्शन आप सबको प्राप्त हुआ है, ऐसे माननीय श्री सीपी जोशी जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के संगठन के महामंत्री सम्मानित श्री धर्मपाल जी, अभियान के संयोजक श्री ब्रज बहादुर जी, प्रदेश टोली से जुड़े हुए सभी हमारे पदाधिकारीगण और प्रदेश के सभी जनपदों से यहां पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले शारदीय नवरात्रि के अवसर पर आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं इस विशेष कार्यशाला में। और खासतौर पर श्री सीपी जोशी जी का, जो वीरभूमि चित्तौड़गढ़ से माननीय सांसद भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के एक प्रखर और वरिष्ठ कार्यकर्ता होने के नाते पूरे राजस्थान में उनका सानिध्य और सहयोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, राष्ट्रवादी अभियान के कार्यकर्ताओं को प्राप्त होता है। शारदीय नवरात्रि के अवसर पर उनका प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस स्वदेशी अभियान को, जो भारत के आत्मनिर्भर अभियान का हिस्सा बनने वाला है, इस अभियान के उद्देश्य से उनका आगमन हुआ है। मैं उनका विशेष रूप से प्रदेश की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का ये कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, यानी विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने का, उसकी आधारशिला को सुदृढ़ करने का अभियान है। स्वदेशी अब केवल एक नारा नहीं है, और स्वदेशी अब केवल खादी वस्त्रों तक सीमित नहीं है। सुई से लेकर के समुद्री मालवाहक जहाजों से के निर्माण को लेकर के और एक फाउंटेन पेन से लेकर के एरोप्लेन के निर्माण को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार देश के अंदर इस प्रकार का प्रोडक्शन कर रही है। इसलिए स्वदेशी की इस अवधारणा को विराट और व्यापक रूप दिया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, जो भारत में निर्मित हो, जिससे भारत के श्रमिकों का पसीना लगा हो और भारत की युवा शक्ति की प्रतिभा जिसके निर्माण में लगी है, वह हमारे लिए स्वदेशी है। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया के लिए भारत के द्वारा बनाया गया उत्पाद जो पूरी दुनिया के लिए उपयोगी हो, दुनिया उसका अनुसरण करने के लिए मजबूर हो, वह सब हमारे लिए स्वदेशी है। और उस स्वदेशी को हम सब अपने जीवन का हिस्सा बना सकें, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। उस अभियान में आपको अपनी अपनी इकाई में योगदान देना है।
इसलिए महत्वपूर्ण संगोष्ठी और शारदीय नवरात्रि की द्वितीया तिथि को यह आपके लिए भी और हम सब के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। आपने यहां पर अभी इस कार्यक्रम के राष्ट्रीय सह संयोजक श्री सीपी जोशी के उद्बोधन को सुना है। उन्होंने बड़ी सहजता के साथ इस बात को कहा कि एक समय दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत का जो योगदान था वह 40% था। यह 2000 वर्ष पहले की बात है और ज्यादा दूर मत जाइए। आज से 300 वर्ष पहले 300 वर्ष पहले दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत का जो योगदान था वह 25% था। 25% योगदान भारत का था। उद्योगों से उत्पादन में भारत का यानी औद्योगिकीकरण में जो उत्पादन होता था वो उसमें भारत का योगदान नंबर 1 पर था। 25% का योगदान अकेले भारत का हुआ करता था। भारत का मतलब आज का भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, जिसको आप बृहत्तर भारत कहते हैं। यानी 300 वर्षों तक भारत दुनिया की नंबर 1 की आर्थिक ताकत थी, नंबर 1 का उत्पादक राष्ट्र था और कृषि में तो भारत की कोई सानी ही नहीं थी। कृषि की स्थिति यह थी, जो बात अभी कह रहे थे डॉक्टर जोशी जी, दुनिया के अंदर अगर आप देखेंगे वास्तव में ये सच है कि अगर भौगोलिक दृष्टि से आप देखेंगे तो भारत का स्थान दुनिया के अंदर 7वें राष्ट्र के रूप में आता है। इस हमारा जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो 7वें नंबर पर आता है। नंबर 1 पर रूस है, नंबर 2 पर चीन आता है, नंबर 3 पर अमेरिका आता है, नंबर 4 पर ब्राजील का नंबर आता है, फिर ऑस्ट्रेलिया का नंबर आता है, कनाडा का नंबर आता है, कनाडा के बाद ब्राजील, ब्राजील के बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद तब भारत, बृहत्तर भारत का नंबर आता है। यानी भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो कुल भूभाग है इसके पास लगभग 42.5 करोड़ हेक्टेयर की भौगोलिक क्षेत्रफल था हमारे पास। लेकिन रूसी संघ के पास जो है वह है 1 अरब 70 करोड़ हेक्टेयर लैंड उसके पास, बहुत बड़ा भूभाग उसके पास, भारत से कई गुना बड़ा। अमेरिका के पास भी काफी बड़ा है, कनाडा के पास भी कई ज्यादा बड़ा, ब्राजील के पास भी, चीन के पास भी। लेकिन भौगोलिक दृष्टि से सभी भारत से बहुत बड़े हैं। लेकिन अगर कृषि योग्य भूमि की दृष्टि से देखेंगे तो दुनिया के अंदर जितनी भूमि है इन देशों के पास जितनी भूमि है उसमें केवल और केवल 20% भूमि पर ही कृषि हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। और भारत अकेले देश है जिसकी 60% से अधिक भूभाग पर बेहतर कृषि होती है और दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि, सबसे अच्छा जल संसाधन भारत रखता है। एक नहीं कई फसलें भारत ले सकता है।
और भारत लेता था। भारत कपड़े का सबसे बड़ा उत्पादक था। दुनिया के अंदर भारत कपड़ा बेचता था। आपने बंगाल के उन कारीगरों का इतिहास सुना होगा, जाना होगा, जिन कारीगरों ने को विदेशी आक्रांताओं ने, विदेशी उन शासकों ने अपने स्वार्थ के लिए जिनके हाथ काट दिए थे, उनकी कारीगरी को समाप्त करने के लिए किस प्रकार के षड्यंत्र रचे गए थे, ये किसी से नहीं छुपा हुआ है। खेती किसानी में भी भारत के अंदर, जब तक भारत का किसान, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे और आपसे एक पीढ़ी पहले के लोग जानते होंगे, हमारे यहां खेती बाड़ी में यूरिया, पोटास, डीएपी, जिंक फास्फेट या कोई भी पेस्टिसाइड, कोई भी केमिकल इस्तेमाल नहीं होता था। ये सीजन था। होली से लेकर के और दीपावली के बीच हर गांव में गाय, बकरी, भैंस ये खेतों में बांधे जाते थे और खेतों में बांध करके वह उसी हिसाब से खेती की उर्वरता को बनाते थे। यानी जितनी हम खेती का दोहन करते थे उससे कई गुना हम खेती को रिटर्न करते थे उसके माध्यम से। परिणाम क्या होता था? आज जिसको लेकर के प्रधानमंत्री जी नेचुरल फार्मिंग कह रहे हैं, जिसके लिए सुभाष पालेकर जी कहते हैं जीरो बजट खेती, ये जीरो बजट खेती ही हमारा अन्नदाता किसान इस देश के अंदर करता था। ये वही खेती थी। गाय का गोबर, गाय का मूत्र, गाय से जुड़े हुए उत्पाद, गाय का खुर उस धरती को मुलायम भी करता था, उसकी उर्वरता को भी बनाता था। परिणाम क्या होता था? खूब अन्न उत्पादन होता था, खूब अन्न उत्पादन होता था, धन धान्य से परिपूर्ण था। कहते हैं भारत पे जब इस्लाम ने पहला हमला किया था, उस समय भारत की आबादी, यानी उसके बाद भी सन 1100 तक भारत के अंदर हिंदुओं की आबादी 60 करोड़ थी, 60 करोड़। और 1947 में जब ये देश आजाद हुआ उस समय हिंदुओं की आबादी रह गई थी मात्र 30 करोड़। आप मुझे बताइए, इन 800-900 वर्षों में हमारी आबादी बढ़नी चाहिए थी कि कम होनी चाहिए थी? कम हुई। हम 60 करोड़ से 30 करोड़ पे आ गए। यानी आबादी ही नहीं घटी, हमारी खेती के उत्पादन को भी कम कर दिया गया। ये आबादी जो कम हुई, आक्रांताओं ने ही मारा नहीं, बल्कि भूख से मरे, बीमारी से मरे, तमाम अन्य प्रकार की यातनाओं से मरे। विदेशी दास्ता ऐसे ही होती है। इस देश पे वही किया गया। इस देश पर अत्याचार किया गया, उसका शोषण किया गया। और जिस भारत में 300 वर्ष पहले आधी से कम आबादी खेती पर निर्भर करती थी, आधी से अधिक आबादी उद्योग धंधों में लिप्त थी, बड़े उद्योग नहीं, यहां पे कल कारखाने थे, लघु सीमांत और लघु और कुटीर उद्योगों का एक जाल फैला हुआ था। ये भारत की ताकत बनती थी। भारत को उत्पादक देश के रूप में, प्रोडक्शन के रूप में भारत का बेहतरीन उत्पादन दुनिया के मार्केट में छाता था। दुनिया का व्यापारी यहां आता था, यहां से लेके जाता था, यहां से व्यापारियों का काफला अपना सामान पहुंचाता था। क्या नहीं था भारत के पास? सब कुछ तो था। लेकिन जिन लोगों ने जाति के नाम पे बांटा, क्षेत्र के नाम पे बांटा, भाषा के नाम पर बांटा, तमाम वादों के आधार पर बांटा, और आज भी वे उसी विदेशी मानसिकता के साथ काम कर रहे हैं। समाज को विभाजित कर रहे हैं, विभाजन कर रहे हैं, बांट रहे हैं, काट रहे हैं। वे लोग इस स्वदेशी अभियान में भी तमाम प्रकार की उंगलियां उठाएंगे,
लेकिन प्रधानमंत्री जी का जो कहना है कि हम जो भी भारत के श्रमिकों के श्रम से बना हो, हमारे युवाओं की प्रतिभा से आगे बढ़ाओ, वह कोई भी उत्पादक जो भारत की धरती पर भारत के उद्यमी, भारत के व्यापारी, भारत के श्रमिक, भारत के युवा, इन सबके सामूहिक प्रयास से आया है, उस पूरे उत्पाद को स्वदेशी मान करके उसके लिए हमें एक एक व्यक्ति को तैयार करना है और उसी को खरीदने के लिए लोगों को कहना है। क्योंकि भारत के अंदर बना हुआ कोई भी उत्पाद जब हमारा नागरिक खरीदेगा, क्योंकि ये तो तय है कि आज के दिन पे दुनिया के अंदर भारत सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार भी है। 140-145 करोड़ की आबादी, कौन नकार सकता है? उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, उसकी आवश्यकताओं के लिए जो भी प्रोडक्शन आना है, उस प्रोडक्शन को उसे प्राप्त हो सके, हर व्यक्ति लालायित होगा इस बाजार के लिए। क्योंकि प्रोडक्शन तो डिमांड एंड मार्केट की सप्लाई पे निर्भर करता है और लोगों को प्राप्त हो, कोई इसको नजरअंदाज नहीं कर सकता। और इसलिए इतने बड़े मार्केट को उसके बारे में अवगत कराना एक राष्ट्रीय कार्य है। क्योंकि भारत का पैसा भारत के अंदर लगेगा तो भारत की समृद्धि का कारण बनेगा। भारत का पैसा दुनिया के उद्यमी मुनाफा कमाएं तो भारत का पैसा दुनिया के बाजार में चला जाएगा। परिणाम क्या होगा? उनका मुनाफा फिर भारत के अंदर आतंकवाद को भड़काने में, नक्सलवाद को भड़काने में, उग्रवाद को भड़काने में और भारत के अंदर ही अव्यवस्था पैदा करने में उसका दुरुपयोग होगा। तो सबसे पहले भारत का पैसा भारत के कारीगरों के हाथों में जाए, भारत के युवाओं के हाथों में जाए, भारत के हस्तशिल्पियों के हाथों में जाए, इस अभियान का हिस्सा बनना। तो मैंने कहा कि यह अभियान देश की आजादी का अभियान कभी स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रारंभ किया था, कभी वीर सावरकर ने इसके पक्ष में आवाज उठाई थी, कभी महात्मा गांधी और तिलक ने आवाज उठाई थी और यह आवाज आज स्वतंत्र भारत में नए भारत के शिल्पी के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस अभियान को एक नई गति दी है, एक नई गति दी है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की स्कीम निकाली थी, योजना निकाली थी, जो अब तक की सफलतम योजनाओं में से एक है देश के अंदर। आप जानते होंगे सभी 75 जनपदों की एक यूनिक प्रोडक्ट है यूपी के अंदर। 75 जनपदों की यूनिक प्रोडक्ट। दुनिया के अंदर कोई भी व्यक्ति खेलता कहीं भी होगा, लेकिन उसके पास फुटबॉल, उसके पास बैडमिंटन का रैकेट, उसके पास क्रिकेट की बॉल या बैट, उसके पास हॉकी का स्टिक, कुछ भी हो, वह कहीं और से नहीं बनी होगी, उत्तर प्रदेश के मेरठ में ही बनी होगी। चमड़े का उत्पाद दुनिया के अंदर लोग इस्तेमाल करते होंगे। चमड़े का बैग होगा, चमड़े का पर्स होगा, चमड़े का जूता होगा, चमड़े से जुड़ा हुआ कोई भी उत्पाद होगा, इस्तेमाल दुनिया कर रही होगी, लेकिन बना हुआ आगरा, कानपुर या उन्नाव में ही बना होगा। कारपेट दुनिया के अंदर कोई भी इस्तेमाल कर रहा होगा, लेकिन बना होगा भदोई, वाराणसी, मिर्जापुर में ही, उत्तर प्रदेश के अंदर। सिल्क की साड़ी दुनिया के अंदर लोग इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन बनी होगी वाराणसी और आजमगढ़ में। जरी जरदोजी के कार्य को दुनिया के लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो बनी होगी लखनऊ में। ग्लास का आइटम लोग अपने घरों में इस्तेमाल करते होंगे, घर के दैनिक कार्यों के साथ साथ उनके घर की
डाइनिंग की शोभा बढ़ाने के लिए भी, लेकिन बना होगा फिरोजाबाद में ही। हर घर की शुरुआत होती है सुबह की चाय से, और चाय परोसा जा रहा होगा जो चीनी मिट्टी का बर्तन बना होगा खुर्जा में ही बना होगा। ब्लैक पॉटरी बनी होगी तो आजमगढ़ में बनी होगी, टेराकोटा बना होगा तो गोरखपुर में बना होगा। यानी ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की सभी जगह की, और दुनिया के अंदर सबसे अच्छा चावल भी अगर किसी को खाना है तो सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल खा लीजिए। किसी को अमृत फल खाना है आंवला तो प्रतापगढ़ जाएगा, प्रतापगढ़ का तो देगा, ब्रांड तो प्रतापगढ़ के नाम पर बन गई। ऐसे ही पेठा खाना होगा आगरा जाएगा, रेवड़ी और गजक खाना है तो उसी मेरठ में जाएगा, फिर पापड़ खाने तो हापुड़ जाइए, और चाकू लेना है तो रामपुर में जाइए। लेकिन ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की उत्तर प्रदेश की स्कीम ने, जो प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमने प्रारंभ की, इसने रोजगार दिया। 96 लाख यूनिट उत्तर प्रदेश के अंदर स्थापित हुई हैं। इस 17 के पहले मृत प्राय हो चुका था, लोग पलायन कर रहे थे, कारीगर हताश था, निराश था, सरकार का प्रोत्साहन नहीं था, बड़े पैमाने पे लोग भाग रहे थे। हम लोग आए, हमने स्कीम बनाई, उसको फिर से जोड़ा, उसको एक नई गति दी, उस अभियान को एक नए सिरे से आगे बढ़ाने का काम किया, और आगे बढ़ाने के साथ साथ जब उसको मजबूती प्रदान की, उसको हमने डिजाइन दी, उसको हमने टेक्नोलॉजी दी, उसको हम लोगों ने मार्केट दिया, उसकी ब्रांडिंग की, और हर प्रकार से उसको प्रोत्साहित किया, पैकेजिंग की सुविधा दी। आज परिणाम क्या है? 2 लाख करोड़ रुपए का केवल हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, 2 लाख करोड़ का। आप जाइए भदोही में 14,000 करोड़ रुपए का केवल एक्सपोर्ट होता है। ये दुनिया के मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट अलग है। आप चले जाइए मुरादाबाद में ब्रास के लिए, ब्रास का आइटम 12 से लेके 14,000 करोड़ का वहां से एक्सपोर्ट होता है, डोमेस्टिक मार्केट का अलग है। अगर आप चले जाइए फिरोजाबाद में 4 से 5,000 करोड़ का केवल एक्सपोर्ट हो जाता है। यानी हर एक मार्केट की अपनी एक पहचान है, अपनी एक ताकत बनी है। और परिणाम क्या है? जो उत्तर प्रदेश माना जाता था कि ये बीमारू राज्य है, वो अकेले 2 लाख करोड़ का केवल एक्सपोर्ट कर देता है ओडीओपी के माध्यम से। ये पैसा गवर्नमेंट के पास कम, हमारे उद्यमियों के पास, हमारे कारीगरों के पास, हमारे श्रमिकों के पास आता है, और इसमें 2 करोड़ लोग रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। 2 करोड़ लोग, 2 करोड़ का मतलब 10 करोड़ लोगों का सीधे सीधे इस कारोबार के साथ जुड़ाव होता है। यह है ताकत। यानी कम पूंजी पर, कम स्थान पर, घर के अंदर भी यह काम हो सकता है। लोग यही करते हैं और उसका लाभ प्राप्त होता है। यह है ताकत हमारी। और उस ताकत को जो हर एक क्षेत्र में भारत के अंदर पैदा हो रहा है, हमारे लोकल किसान, लोकल श्रमिक, हमारा युवा, हमारे अपने लोग जो उत्पाद तैयार कर रहे हैं, जो प्रोडक्शन तैयार कर रहे हैं, वह एकजुट, उसको मजबूती मिले, इसको लेकर के एक बड़े अभियान का हो। और मैं तो चाहूंगा धर्मपाल जी से 25 सितंबर से 29 सितंबर के बीच हम यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन कर रहे हैं ग्रेटर नोएडा में, इंडिया एक्सपो सेंटर में। आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन करेंगे इसी 25 सितंबर को, प्रातः 9:30 बजे उद्घाटन करेंगे। ये स्वदेशी और आत्मनिर्भर का सबसे अच्छा मॉडल है।
आप देखना कि उसका तीसरा संस्करण है हमारा, हम पिछले 3 वर्षों से कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी जनपद में जो बना होगा उसको वहां पे केवल डिस्प्ले और शो केसिंग ही नहीं की जाती, 500 विदेशी व्यापारी भी आए हैं खरीदारी करने के लिए और देश भर से भी व्यापारी वहां आए हैं। अभी से सारे होटल दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना अथॉरिटी के सारे होटल अभी से पैक हो चुके हैं, जो लोग अभी से खरीद, यानी गत वर्ष 2200 करोड़ की वहां पे बिक्री हुई थी, 2200 करोड़ की। अनुमान करिए 4 दिन में 2200 करोड़ की बिक्री हुई थी। यानी एक सफलतम आयोजन होता है जो उत्तर प्रदेश के कारीगरों को, हस्तशिल्पियों को, उद्यमियों को वहां पर एक प्लेटफॉर्म प्राप्त होता है। और उत्तर प्रदेश तो आज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और खादी के प्रोडक्शन से लेकर के डिफेंस प्रोडक्शन तक अपनी ताकत का भरपूर इस्तेमाल कर रहा है। अन्नदाता किसान खुशहाल है, उसको लागत का 1.5 गुना से अधिक दाम मिल रहा है। अकेले गन्ना किसानों को हमने पिछले 8 वर्ष के अंदर 2,86,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान उसके खाते में डीबीटी के माध्यम से किया है। लगातार इन कार्यक्रमों को एक तरफ आगे बढ़ाया जा रहा है। 45 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव यहां पर आए। बेहतरीन कनेक्टिविटी भी बनाई गई और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और विश्वकर्मा श्रम सम्मान और पीएम विश्वकर्मा जैसी स्कीम के माध्यम से इसको प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश का इंटरनेशनल ट्रेड शो प्रधानमंत्री मोदी जी के उसी अभियान का हिस्सा है, जो इसका तृतीय संस्करण 25 सितंबर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से ग्रेटर नोएडा में ही संपन्न होने जा रहा है। आप एक बार जाके देखेंगे, उन स्टॉल को देखेंगे, लगभग 2,500 के आसपास स्टॉल लगे हुए हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों के। आज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कोई भी हो देश का, उसका 60% प्रोडक्शन यूपी कर रहा है और 60% मोबाइल फोन अकेले उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं आज के दिन पे। फोन की कोई भी होगा, उसकी जो स्क्रीन होती है, जो उसका डिस्प्ले बोर्ड होता है, टेलीफोन यानी आपका स्मार्टफोन हो, टैबलेट हो, लैपटॉप हो, ये पूरी स्क्रीन उत्तर प्रदेश के अंदर बन रही है। यानी अब ये चीन से, ताइवान से या अमेरिका से नहीं आ रही, उत्तर प्रदेश के अंदर बन रही है। और उत्तर प्रदेश के अंदर हम पिछले 5 साल से इसका सफलतापूर्वक प्रोडक्शन करके न केवल देश के लिए बल्कि दुनिया के लिए भी इसको उपलब्ध करवा रहे हैं। अकेले उत्तर प्रदेश 2 लाख करोड़ का उत्तर प्रदेश मोबाइल फोन यहां से बाहर भेजता है, बड़े पैमाने पे भेज रहा है, हर स्तर पर कार्य हो रहा है। और उस दिश से इस ट्रेड शो को अगर आप देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि हमें गांवों में, अपने अपने जनपदों में स्वदेशी मेला कैसे लगाना है। हमारा एमएसएमई विभाग भी इसमें सहयोग करेगा आपका। और मैं चाहूंगा कि ये मेला की तिथि भले देर की, अगर उसको पहले लगाएंगे तो व्यापारियों को लाभ भी होगा। जैसे अभी दीपावली के पहले हम लोगों का प्रयास रहता है कि हर जनपद में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का और स्थानीय उत्पादों का मेला लगे जनपद स्तर पर। अगर हम अभी से इसकी प्लानिंग कर लेंगे, क्योंकि दीपावली 19 और 20 को पड़ेगी, अगर हम 10 से 18 के बीच में 1 सप्ताह का मेला इस रूप में अभी से प्लानिंग कर लेंगे, बड़े पैमाने पे ये कार्यक्रम अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत लाभ स्थानीय उद्यमियों को और व्यापारियों को होता है। और दूसरा, विदेशी उत्पाद को लोग खरीदने से फिर बचते हैं। जैसे चीन की झालर पहले ही छा जाती थी, पहले, आज 17 के पहले छाती थी, लेकिन अब घर घर में दीप लोग जला रहे हैं, मिट्टी के दीप जला रहे हैं। मुझे याद है जब हमें अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन करना था 2017 में, 51,000 दीप अयोध्या और अयोध्या कमिश्नरी में नहीं मिले थे, पूरे प्रदेश भर से मुझे जुटाने पड़े थे। और उसके बाद इस संख्या बढ़ती गई। गत वर्ष हमने 21 लाख
दीप प्रज्वलित कराए थे और सभी अयोध्या में बने थे, अयोध्या में बने थे। और इस बार भी हमारा प्रयास है कि रिकॉर्ड तोड़ दीपोत्सव के कार्यक्रम के साथ दीप भी प्रज्वलित होंगे। न केवल मिट्टी के बल्कि गाय के गोबर के दीप भी बनेंगे बड़े पैमाने पर। हमें लोकल लोगों को इसके लिए तैयार करना होगा। हर घर में दीप जले। अगर हर घर स्वदेशी होगा तो हर घर पर भी दीप जले। ये दीप भी भारत का स्वदेशी मॉडल है और इसको बड़े पैमाने पर हमें आगे बढ़ाने के कार्यक्रम के साथ जोड़ना है। ये कार्यक्रम जो अलग अलग स्तर पर, अभी आपको जनपद स्तर की भी कार्यशाला करनी है, मंडल स्तर पर भी कार्यशाला करनी है, लेकिन हो सके तो एक दिन इंटरनेशनल ट्रेड शो जिसमें केवल उसमें कहीं और का नहीं है, केवल उत्तर प्रदेश के अंदर जो बना है, आपको उत्तर प्रदेश की ताकत का एहसास होगा। और मैं इसलिए बोल रहा हूं, भारत विपन्न हुआ क्यों? बंगाल में अकाल क्यों पड़ा था? क्यों बीमारी से लोगों को देश के अंदर मरना पड़ा था? क्योंकि भारत की जो ताकत थी, आधा कृषि से, कृषि का स्थान ले लिया। देसी खाद की जगह, ऑर्गेनिक खाद की जगह जो गाय भैंस बकरी के खाद के गोबर से खाद जो प्राप्त होती थी, खेती की उर्वरता बढ़ती थी, जिसमें पानी की आवश्यकता उतनी नहीं होती थी। एक स्वदेशी मॉडल था, सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल था। उसका स्थान यूरिया, पोटास, डीएपी, जिंक फास्फेट और न जाने कौन कौन से पेस्टिसाइड और केमिकल ने ले लिया। उसके लिए पानी की भी आवश्यकता थी, पानी की खपत बढ़ी। धीरे धीरे करके एक बार दो बार उसने दिया, लेकिन उसके बाद खेती की उर्वरता को पूरी तरह नष्ट करके रख दिया उसने। आज खेती में बहुत सारी जगह क्या है, कुछ राज्यों में कैंसर ट्रेन चलानी पड़ रही है। पानी का संकट खड़ा हो गया है। डेंजर लेवल में पानी का लेवल नीचे जा चुका है, डार्क जोन हो गए हैं। भीषण अकाल की स्थिति को वहां पर एक बार दस्तक दे रहा है। मॉडल जब भी आप अपनाएंगे तो खतरनाक होगा। हमें स्वदेशी मॉडल अपनाना पड़ेगा। और एक तरफ खेती को नष्ट किया, दूसरी तरफ यहां के कुटीर और लघु उद्योगों को समाप्त किया गया। ये जो भारत की ताकत थी, इस ताकत को विदेशी हुकूमत ने नष्ट क्या किया। परिणाम क्या है? भारत विपन्न होता गया। और जब ये देश 1947 में स्वतंत्र हुआ तो औद्योगिक उत्पादन में हमारी भूमिका मात्र 1.5% थी और दुनिया की अर्थव्यवस्था में 2% थी। हम 25 से 2 पे आ गए, 23 से, यानी मात्र 300 वर्षों में हम 1.5% पर आ गए। ये देश गरीब हो गया। उत्तर प्रदेश बीमारू हो गया। अब बीमारू, अगर 8 वर्ष में बीमारी हट सकती है तो कोई कारण नहीं कि उत्तर प्रदेश अगले 22 वर्ष में विकसित न हो जाए। और उत्तर प्रदेश, भारत ने अगर अपनी विपन्नता को दूर करके नए भारत के रूप में अपने को दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित किया है, कोई कारण नहीं कि 2047 में जो प्रधानमंत्री जी की संकल्पना है कि भारत विकसित भारत होगा, तो भारत अवश्य विकसित होगा। लेकिन रास्ता स्वदेशी और आत्मनिर्भर संकल्प अभियान के माध्यम से ही आगे बढ़ता है। तो आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान इस स्वदेशी के जिस मॉडल पर आधारित होगा, वही आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करेगा। आप सभी इस अभियान के साथ जुड़ेंगे, इस विश्वास के साथ आप सबको मैं विजयादशमी की ओर शारदीय नवरात्रि की मंगल में शुभकामनाएं देते हुए वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।